गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th के एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको इस टर्म से अवगत होंगे और वेल नोन अबाउट दिस टर्म, बट हम लोग आज इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ इट। तो जो टॉपिक का नाम है वो इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो है क्या, समझेंगे बात को। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं कि एनर्जी है, सीधा सीधी बात है। मतलब हमारा कहना है कि हम लोग एनर्जी ही पढ़ रहे हैं, राइट। जैसे बहुत सारा की एनर्जी पढ़े हो आप लोग, क्लास 9th में आपकी एनर्जी का स्टार्ट हुई थी पढ़ने के लिए, है ना। वर्क पर एनर्जी पढ़े क्लास, उसके बाद साउंड एनर्जी पढ़े आपने, फिर उसके बाद लाइट के बारे में थोड़ा सा क्लास 10th में पढ़ा, फिर उसके बाद अब दूसरी बार ही एनर्जी की पढ़ने की, जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी नाम दे रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब समझिए ध्यान से। तो जो भी एनर्जी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें, थर्मल एनर्जी कहते हैं किसको, हीट एनर्जी का कारण। हीट जो है, हीट एनर्जी थर्मल बोलते हैं, मतलब हीट हुआ तो उसको बोल रहे हैं थर्मल एनर्जी उसके पास। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है, तो ये भी किसी ना किसी कारण से होगा, राइट। सो वी कैन राइट कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये किसके कारण से होगा, तो विच इज ड्यू टू, विच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इस तरह चार्ज क्या है, मतलब हमारा कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो किसी ना किसी चार्ज के कारण से होता है, राइट। तो सर चार्ज क्या है, तो अगर इस इलेक्ट्रिसिटी टर्म को देखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी टर्म को आप देखिए, देखने का मतलब क्या, ऐसे नहीं देखना है, मतलब जिन टर्म से बना हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक आपको दिख रहा है, इस टर्म का मतलब होता था ग्रीक में अम्बर, राइट, जो इलेक्ट्रॉन शब्द से बना हुए हैं, इलेक्ट्रॉन शब्द से, जिसका मतलब अम्बर होता है। और बाद में हम इसी को चार्ज बोलने लगे, राइट। क्या बोलने लगे, अम्बर बोलने लगे, चार्ज बोलने लगे। आ रही बस में, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है वो टर्म में ही चार्ज छिपा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी न किसी चार्ज के कारण आती है। अगर हमारे पास चार्ज आ गया, इस मार्कर के पास चार्ज आ गया, आपके पास चार्ज आ जाएगा, तो आप भी एनर्जी शो करना शुरू कर दीजिएगा। आ रही बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सर, जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्लास 8 में हम लोग एक्सपेरिमेंट किया था कि पेन और पेपर से, कंघी और बाल वाला, ये कंघी है पेपर को, या फिर अभी भी आप कर सकते हैं, एक पेन लीजिए और पेन को रब कीजिए, पेन को रब कीजिए, उसके बाद छोटे छोटे पेपर के पास लेकर आइए। वो पेपर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा किसी तरफ, पेन की तरफ। पहले नहीं अट्रैक्ट हो रहा था, अगर अभी नॉर्मल पेन को पेपर की तरफ अट्रैक्ट करवाए तो नहीं हो रहा, लेकिन रब करने के बाद या फिर कुछ काम करने के बाद, मतलब उसको रब किए, उसके बाद उसको ले गए नजदीक, तो वो अट्रैक्ट किया। अब इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसके पास आ गई जिसके कारण से वो एनर्जी शो कर रहा है। क्योंकि अगर वो फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया कहां से लगाया भाई, ये फोर्स लगाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी तो होना चाहिए, इसको एनर्जी आप दिए, नहीं दिए, तो एनर्जी कहां से आया इसके पास। जब आप रब किए तो रब के दौरान कुछ ना कुछ इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिस प्रॉपर्टी के कारण वो एनर्जी क्रिएट हुआ, और वही एनर्जी फोर्स अप्लाई कर रहा है। अरे बस में अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम फोर्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, और तभी तो पढ़ते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। इसका मतलब आप काम कर रहे हो, मतलब फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने के पीछे कोई ना कोई एनर्जी है। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल आपको लिया हम कि पेपर और पेन को जब अट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो रगड़ने के बाद, रब करने के बाद, तो पेन में ऐसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी इंड्यूस हो गई, डेवलप हो गई, जिसके कारण से ये जो है पेपर को अट्रैक्ट कर लिया, मतलब फोर्स लगाना शुरू कर दिया, और उस फोर्स के पीछे कोई ना कोई एनर्जी छिपा हुआ है। आ रही बात समझ में। तो ही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी कारण से होती है, जो चार्ज के कारण से होती है। जिसके पास चार्ज हो गया वो एनर्जी शो करेगा। जैसे अभी पेपर और पेन का देखे एक्सपेरिमेंट, हमने पेपर पे चार्ज क्रिएट किया, और चार्ज क्रिएट करने के बाद वो क्या किया, एनर्जी शो किया। तो चार्ज समझते हैं हम, चार्ज है क्या, बेसिकली चार्ज किसे कहते हैं, तो आपको बात बता रहे, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ
property of material. It is property of material, जिसको हम it is denoted by capital Q and also small q, जिसकी SI यूनिट होती है इट्स SI यूनिट AJ व्हाट कूलम। इसको हम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब चार्ज क्या बता रहे हैं सर, चार्ज किसी मटेरियल के हमारे पास हो सकता है, जैसे पेन के पास चार्ज आ गया, आया ना, तो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी, उसके पास प्रॉपर्टी डेवलप हो गया उस टाइप की। पहले पेन पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, मतलब उसके पास पहले उससे प्रॉपर्टी डेवलप नहीं था, लेकिन हम कुछ काम किए उस पर, हम कुछ उससे प्रोसेस से गुजार, उस प्रोसेस से गुजारने के बाद उसकी वजह से प्रॉपर्टी आ गई, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा था, वो एनर्जी शो कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से करें, चार्ज कोई पार्टिकल है नहीं, इट इज द प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किसी मटेरियल के पास हो सकता है, और जिसके पास चार्ज आ गया उस बॉडी के पास हमें एक एनर्जी देखने को मिलेगा, जिस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। और बात समझ में, अगर इस मार्कर के पास हम चार्ज दे दें तो इस मार्कर से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी का रूप देखने को मिलेगा। और बात समझ, तो जिसके पास चार्ज होगा उसके किससे दिखाएंगे, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। मान ली इस बॉडी के पास चार्ज है तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। जब इसके पास चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो कैपिटल क्यू, और मैग्नीट्यूड कम है तो स्मॉल क्यू, और उसको किससे मेजर करेंगे, कूलम में मेजर करेंगे। अरे बस में कूलम एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे ये रखा गया। चार्ज आपको समझ में आ रहा है बात, आप समझिए। तो चार्ज और समझते हैं, मतलब हमारा कहना है कि चार्ज तो पार्टिकल है नहीं सर, तो किसी भी इस मान लीजिए इस मार्कर के पास चार्ज है, तो इस मार्कर के पास चार्ज तो हम पता कैसे करेंगे, तो इसको पता करने के लिए डिवाइस होता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो इसको डिटेक्ट करेगा, चार्ज डिटेक्टिंग डिवाइस है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, चार्ज को डिटेक्ट करने का डिवाइस, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजों को स्कोप करता है, देखता है वो, है ना, तो उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रोस्कोप का, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज को स्कोप करेगा, मतलब ये चार्ज को डिटेक्ट करेगा कि चार्ज है या नहीं है, क्योंकि चार्ज तो प्रॉपर्टी है, कोई पार्टिकल तो है नहीं। आ रही बात समझ में, तो हम यही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपको बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो चार्ज के कारण होती है। चार्ज क्या है सर, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी मेटल के पास, ठीक है, उस चार्ज को हम किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, और उसको एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। फिर इस चार्ज को हम मेजर कैसे करेंगे, तो एक डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप से हम उसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ भाई इस बॉडी के पास चार्ज है या नहीं चार्ज है। और बस समय एक चीज और है, तो सर हम किसी इसका और कैसे पता कर सकते हैं, तो एक और तरीका है जो बेहतरीन तरीका, वो क्या है, हमारे पास अगर डिवाइस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो किसी भी चार्ज को, मान लिया बॉडी है, इसके पास चार्ज है तो हम दिखा दी क्यू से, ये बॉडी चार्ज बॉडी है, इस बॉडी के पास अगर चार्ज की प्रॉपर्टी है, इसको और डिटेक्ट करने के लिए एक फील्ड होता है, जिस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सर ये क्यों, कैसा फील्ड है, तो जैसे समझिए बात को कि अगर हमारे पास ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कैसे पता करेंगे, इससे जाके इस मार्कर टच करवाएंगे, नहीं सर पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, उसमें करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा हो, उसको पता करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम हम लोग देते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टर देते हैं। या फिर समझिए हम अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, या आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छे स्टूडेंट, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आपको हम ग्राउंड में लेके चले जाएं और ग्राउंड में बोले कि चलो क्रिकेट खेलो और मारो छक्का, सिक्स मारो, आप मार पाइएगा, तो आपकी जो योग्यता है वो ग्राउंड पे नहीं है, आपके पास जो एबिलिटी है या आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होती है, क्लासरूम से। इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी को हमें चेक करने के लिए आपको क्लासरूम में बैठा चेक करना होगा। ठीक उसी प्रकार से किसी के पास चार्ज है नहीं चार्ज है, हमें कैसे पता कर पाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए खास फील्ड की जरूरत होगी। जैसे आप स्टूडेंट, आप अच्छे विद्यार्थी पढ़ने में, इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट एंड आई एम गोइंग टू चेक योर एबिलिटी, देन आई नीड अ क्लासरूम चाहिए, मैं उसमें सही बच्चों को बैठाएंगे, उसमें पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा आप तेज बच्चे हैं, टेस्ट लेंगे तो पता चलेगा अच्छे बच्चे। फिर उसी प्रकार से इस बॉडी के पास चार्ज की प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये जहां तहां तो नहीं पता चल जाएगा,
तो इसको चेक करने की एक खास फील्ड की जरूरत है, जिस फील्ड को अपन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसको ईएम फील्ड लिखे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंस होते हैं। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीजन में कोई चार्ज बॉडी अगर जाएगा तो उस चार्ज बॉडी पे एक खास तरह का फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मतलब इधर डिस्टर्ब नहीं होगा, इधर मान लीजिए सीधा चलेगा, मान लीजिए मोशन में, लेकिन जैसे ही ये चार्ज बॉडी यहाँ आएगा तो इसे क्या फील होगा, फोर्स फील होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? मतलब किसी बॉडी के चार्ज को पता करने के लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोस्कोप से डिटेक्ट कर लेंगे कि चार्ज है कि नहीं, दूसरा बात क्या है कि उस बॉडी के पास चार्ज है नहीं चार्ज है उसको चेक करने के लिए हमें खास तरह के फील्ड की जरूरत है, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ऐसी फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से फोर्स एक्सपीरियंस होता है। हाँ, हो सकता है सर, आई बात समझ में। अब तो चार्ज के बारे में अगर पढ़े तो और चार्ज के बारे में समझते हैं कि चार्ज को और क्या प्रॉपर्टी होती है, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो चार्ज को अगर नेचर के आधार पर देखा जाए बालक, तो चार्ज को नेचर के आधार पर तीन तरह का चार्ज पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। आई बात समझ में? आप ये बात मानते हो कि लाइक क्या करता है, रिपल्सन शो करता है ना, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। उसके बाद अनलाइक चार्ज क्या होता है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसको हम अट्रैक्शन बोल रहे हैं। अब समझिए सर, प्लस प्लस चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा है या फिर माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन हो रहे हैं, तो अट्रैक्शन से और रिपल्सन का फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नेचर है उसका, लेकिन वो तो फोर्स है। तो सर ये फोर्स क्यों लग रहा है, उस लगाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी तो चाहिए। हाँ, वही बता रहे हैं कि ये रिपल्सन शो कर रहा है, ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को कौन लगा रहा है, उसके पीछे कौन सी इस ताकत है, तो उसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दिखेगा हमें, जो इसको रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स का देखने को मिलेगा हमें। और ये बात समझ में। अब तो चार्ज समझ में, चार्ज हम तीन तरह की बात। और इसकी बात करें, चार्ज जो होती है स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब, स्केलर क्वांटिटी का पता है दो तरह क्वांटिटी होते हैं, स्केलर और वेक्टर। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, मतलब डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन नहीं चाहिए हमें इसमें। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी बॉडी पे चार्ज तो लिखेंगे 2 कूलम, 3 कूलम, 4 -4 कूलम, 5 कूलम, मतलब चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है और दोनों नेचर का हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, हम दोनों लिखा है अपन आई बस में। तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये अलजेब्रिक सम शो करेगा, अलजेब्रिक सम शो करेगा। अलजेब्रिक सम का मतलब अगर टोटल चार्ज निकालना होगा तो 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, -4 कूलम और +5 कूलम, कितना होगा, 3 2 5 5 10 में से 4 गया तो 6 कूलम चार्ज आ गया, मतलब ओवरऑल 6 कूलम चार्ज हो गया। आई बात समझ में। लेकिन समझिए अगर वो वेक्टर होता तो मान लिया, यहाँ समझिए आप, चलिए यहाँ देखते हैं कि अगर फोर्स होता, अगर फोर्स है 2 न्यूटन का और फिर 3 न्यूटन का, तो क्या इसका रिजल्टेंट 5 न्यूटन होगा? नहीं होगा सर, क्यों? फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन दिखाने की जरूरत होती है। तो सर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो 5 न्यूटन और कोई डायरेक्शन में है तो 1 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि उससे डायरेक्शन में डिपेंड करता है, इसलिए उसको डायरेक्ट हम अलजेब्रा नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आगे बस में कोई दिक्कत? चलिए तो हम क्या समझे, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़े और इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी जो कैसी एनर्जी है जो कि चार्ज के कारण होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है उसी टर्म में इलेक्ट्रिक शब्द छुपा हुआ है, चार्ज छिपा हुआ है। आई बस में तो चार्ज समझते क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किसी के पास अगर चार्ज है तो हम कैसे नोट करेंगे, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। अरे बस इसका ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। ठीक, इसको किसी बॉडी पे चार्ज है नहीं कैसे डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने का डिवाइस का नाम इलेक्ट्रोस्कोप बताया आपको। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो चार्ज को डिटेक्ट करता है। अगर किसी और बॉडी पर किसी और तरीका से चेक करना है किस बॉडी के पास चार्ज है नहीं चार्ज है,
तो उसके लिए हमें एक खास फील्ड की जरूरत है, जिस फील्ड को हम नाम दे रखे हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसे फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अगर कोई चार्ज बॉडी क्रॉस करता है, पास करता है, तो उस चार्ज बॉडी पे एक खास तरह का फोर्स लगता है। इसका मतलब अगर फोर्स लगा तो समझेंगे उसमें कोई ना कोई चार्ज था। फिर अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज तीन तरह का देखने को मिलता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन नेचर का जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लगा रहा है कौन, एनर्जी चाहिए उसको लगाने के लिए, बिना फोर्स का एनर्जी लग नहीं सकता। तो ये दोनों के बीच में जो एनर्जी काम कर रही है, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कह रहे हैं। आ रही बात समझ में। अब ये कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड है। अगर 2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, -4 कूलम, 5 को सबको अलजेब्रा के साथ जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में ऐसा अगर फोर्स लिए तो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, तो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के डायरेक्शन डिपेंड करता है कि डायरेक्शन की जगह उसका रिजल्टेंट 5 भी हो सकता है, उसका रिजल्टेंट 1 भी हो सकता है। आ रही बात समझ में। चलिए इसको मिटाते हैं। अब समझते हैं थोड़ा चार्ज को। और तो चार्ज को और अगर दूसरे आधार पर बांटे, तो चार्ज को अगर उसके स्टेट के आधार पर बांटा जाए, तो हम चार्ज को 2 तरह से पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा, एक रेस्ट चार्ज और दूसरा मोशन चार्ज या मूविंग चार्ज, है ना। अब देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है वो खुद चार्ज पर आधारित है, और चार्ज हम यहाँ 2 तरह का पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी हमको 2 भाग में बांटना होगा। वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट चार्ज के कारण होगा उसको अलग नाम देंगे, वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो मूविंग चार्ज के कारण होगा उसको अलग नाम देंगे। हाँ, तो रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज में 2 तरह का चार्ज मिला, तो इस ठीक इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी को 2 भाग में बांट देंगे। तो वैसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ाता है हमें, जो डिस्कस करता है, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट बोलेंगे। और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट मूविंग चार्ज, उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। आ रही बात समझ में। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट दो टॉपिक है हमारा फिजिक्स का, जिसमें हम एक रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और एक में मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो रेस्ट चार्ज के कारण, अब समझिएगा ध्यान से, तो ये भी तो चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। लेकिन ये चार्ज रेस्ट में मतलब स्टेशनरी में है, और स्टेशनरी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आ रही बात समझ में। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम 2 टॉपिक पढ़ते हैं, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक क्या बोले, एक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब चार्ज को हम स्टेट के आधार बांट रहे हैं, चार 2 तरह का, रेस्ट चार्ज और मूविंग चार्ज। रेस्ट चार्ज को द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about रेस्ट चार्ज और स्टेशनरी चार्ज, we can say that term is known as electrostat, and the branch of physics which deals about moving charge, motion charge known as electrodynamics। तो रेस्ट चार्ज के कारण कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रोस्टैट में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। और मूविंग चार्ज के बारे में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है यही टॉपिक है, मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ना। फिर भी हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो रेस्ट चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। तो जो रेस्ट चार्ज है, चार्ज एक्चुअली होता कैसे, कैसे क्रिएट हो सकता है। तो हमारा कहना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप 2 तरीकों से जनरेट कर सकते हैं। बेसिक 2 तरीका है। अच्छा, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इम्बैलेंस चार्ज पे। इसका क्या प्रिंसिपल है, इम्बैलेंस चार्ज। इम्बैलेंस और अनबैलेंस थोड़ा अलग है। कैसे, ये जो मार्कर जो ऐसे खड़ा करने की कोशिश करेंगे इसको बैलेंस करने का, तो ये बैलेंस नहीं, ये अनबैलेंस, राइट। और वो इम्बैलेंस है। मतलब हम बैलेंस, अनबैलेंस का मतलब फोर्स उसकी बात करेंगे, उसमें नेट फोर्स 0 नहीं है, वो सब बात करेंगे। हमारा इम्बैलेंस का मतलब न्यूट्रली बैलेंस नहीं है। आ रही बात समझ में। मतलब कोई भी प्लस है, कोई पे माइनस क्रिएट हो गया, तो प्लस माइनस कारण क्या हो गया, उस पर एक न्यूट्रल बैलेंस नहीं बन पाया।
तो इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस मतलब चार्ज को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? दो तरीका से। पहला, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन मतलब रब। जब आप किसी दो वस्तु को रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है, जो हीट जनरेट होता है, उसी हीट के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है एक साइड से दूसरी तरफ चला गया। तो मानिए ए और बी को रब किए तो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो ए पे हो सकता है कि अगर प्लस चार्ज आया, बी पे हो सकता है माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस क्रिएट हो गया। अब प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, जिस अट्रैक्शन को कौन, इसके पीछे कौन छिपा हुआ, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी छिपा हुआ है। आ रही बात समझ में? अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब जब किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी का मतलब नेट चार्ज जीरो नहीं, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। आ रही बात समझ में? तो एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो एक मान जितना प्लस नहीं माइनस है, ऐसे समझिए 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन हो गए इसमें। न्यूट्रल है ये बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या ये न्यूट्रल बॉडी है? आ रही बात समझ? तो ऊपर लिखिएगा थोड़ा। इंडक्शन वही पता है। इंडक्शन में क्या बता रहा हूं आपको? इंडक्शन में लिखने का मतलब है कोई न्यूट्रल बॉडी है और इस न्यूट्रल बॉडी पे जितना प्लस नहीं माना जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के नजदीक या किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लाते हैं तो क्या होगा, इसमें चार्ज सेपरेट हो जाएगा। प्लस प्लस के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन, और माइनस प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन शो करेगा। इसको हम टच नहीं कराए, टच नहीं कराए, सिर्फ नजदीक लाए, जिस कारण से वो अट्रैक्शन रिपल्शन देखने को मिला। तो देखिए एक न्यूट्रल बॉडी में हम दो पोल जनरेट कर दिए, नहीं, एक तरफ नेगेटिव पोल, एक तरफ पॉजिटिव पोल। अगर यही क्या रहता है, कौन सी पोल, अगर यही न्यूट्रल के पास में हम लाते हैं नेगेटिव चार्ज, इस न्यूट्रल के पास में हम नेगेटिव चार्ज लाते हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, एक तरफ माइनस वाला और एक तरफ प्लस वाला, है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सर प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन शो किया, इस कारण से चार्ज सेपरेट हो गया। अब इस बॉडी में हम पोल क्रिएट कर दिए, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, मतलब ये क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया। एक तरफ न्यूट्रल, एक तरफ प्लस देखने को मिला, एक तरफ माइनस देखने को मिला। तो इंडक्शन ये तरीका हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस आधार पे काम करता है, वो करता है इम्बैलेंस चार्ज पे। इम्बैलेंस का मतलब न्यूट्रली अनबैलेंस होगा, न्यूट्रली बैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस न्यूट्रली बैलेंस नहीं होगा। ये दो तरीका से क्रिएट कर सकते हैं। आप जब रब करते हैं किन्हीं दो चीजों को, तो जो रब करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण प्लस माइनस चार्ज हो गया, जिसके कारण से वो कौन सा शो करेगा, हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा। एग्जांपल के तौर पे लाइटनिंग और थंडरिंग जो होती है बरसात के दिनों में, वो उसमें होता यही है कि जो क्लॉड है वो क्लॉड डेंस होने के बाद जब रब होता है एक दूसरे से, हवा चलती तो रब हुआ, और रब करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो उन क्लॉड्स में चार्ज आयंस क्रिएट हो गए। आ रही बात समझ में? और जिसके कारण से वो अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करते हैं। जैसे अट्रैक्शन होगा तो उनके पास जो एनर्जी वो हाई एनर्जी से कोलाइड करेंगे, तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है वो लाइट के रूप में दिखता है आपको, और किसके रूप में दिखता है, साउंड के रूप में दिखता है आपको। फिर ये क्या तरीका है इंडक्शन में? इंडक्शन में बताए किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे नजदीकी में, तो न्यूट्रल बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता है, चार्ज सेपरेट हो गया। इसी को हम पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। पोलराइजेशन का मतलब, पोलराइजेशन कहने का मतलब है बच्चे कि एक बॉडी में दो पोल क्रिएट कर दिए, अलग अलग पोल क्रिएट कर दिए, मतलब पोलर बना दिए, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव बना दिए। आई बस ये कहां देखने को मिलता है? तो पेन और जब स्टार्टिंग में एग्जांपल आपको जो दिया कि पेन को आप जब आप बाल में रगड़ रहे थे, राइट, तो जब आप रगड़ रहे थे उसमें क्या हुआ कि सर आप रगड़े इसमें, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये दोनों में हुआ होगा। ये तो न्यूट्रल था पेपर, वो छोटा सा हमारा, वो कैसे अट्रैक्ट हो गया? तो वो इस तरीका से, जिस पे आप रगड़ने के बाद हो सकता है इसे प्लस हो या फिर माइनस जनरेट हुआ होगा, और जब इसी प्लस माइनस को न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएंगे तो अट्रैक्शन शो करेगा। इसका मतलब हम ये भी कर सकते हैं जो पढ़े बाद में कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, मतलब प्लस प्लस रिपल्सन शो करेगा, माइनस माइनस रिपल्सन शो करेगा, और अट्रैक्शन कौन करेगा, अनलाइक। अनलाइक का मतलब प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस के बीच में, और न्यूट्रल प्लस के बीच में आप देखें, और न्यूट्रल और माइनस के बीच में भी अट्रैक्शन शो करेगा। मतलब एक न्यूट्रल बॉडी
दोनों चार्ज बॉडी से, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज बॉडी से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। आगे बात में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समय में, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वैसे इलेक्ट्रिसिटी है जो रेस्ट चार्ज के कारण, स्टेशनरी चार्ज के कारण होती है। ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो दो तरीका से पढ़ा है आपको। एक फ्रिक्शन करके, फ्रिक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जिसपे प्लस माइनस जनरेट होता है, और जनरेट होता है तो फिर अपना एनर्जी देखने को मिलता है हमें। इंडक्शन में, इंडक्शन एक ऐसी तरीका जिसके कारण इस प्रोसेस से हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी पे एक चार्ज डेवलप करवा देते हैं, पोलर क्रिएट करवा देते हैं, और उसके कारण से भी अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करने लगेगा। अट्रैक्शन शो किया ये, आगे बात समझ में। तो अब हमारी पूरा की पूरी अब बात किसे पड़ी, मूविंग चार्ज पे। अब मूविंग चार्ज को पढ़ना है, अरे बस इसको मिटा देंगे। तो अब तक हम क्या पढ़े, अब तक हम पढ़े हैं अब तक हम लोग पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, इट इज जो बताया आपको एनर्जी जो किसी कारण से होता है वो चार्ज के कारण से होता है। चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्यू या कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिनोट करेंगे, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। अरे बस कूलम, इसमें 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज, मतलब 3 कूलम 4 कूलम मतलब चार्ज है वो। अरे वर्ष में चार्ज को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो एक डिवाइस का नाम बता आपको, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो चार्ज पे क्या लगेगा, चार्ज बॉडी पे फोर्स लगेगा। आई बस में चार्ज को हम दो तीन 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 तरीका से बांटे, नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज, मतलब नेचर के आधार पर उसको बांटा गया। लाइक लाइक के बीच में रिपल्सन, अनलाइक के बीच में अट्रैक्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अनलाइक का मतलब न्यूट्रल और प्लस भी अनलाइक चार्ज हैं, प्लस और ये जीरो और माइनस भी अनलाइक चार्ज हैं। तो प्लस और जिस तरह से प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, उसी प्रकार से प्लस और न्यूट्रल के बॉडी में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। वो किस प्रकार से, किस कारण से, इंडक्शन के कारण से। आ रही बात समझ में, अब समझते हैं। तो पढ़ने जा रहे हैं आपको कौन सी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूविंग चार्ज के बारे में, मूविंग चार्ज के बारे में। तो मूविंग चार्ज के अंदर में हम दो टॉपिक पढ़ते हैं, पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्यों पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो वैसा एनर्जी जो चार्ज के फ्लो होने के कारण आ जाए, किसी कारण से, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। इस कारण से फ्लो ऑफ चार्ज के कारण से होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस कारण से, इम्बैलेंस, चार्ज इम्बैलेंस के कारण होता है, चार्ज इम्बैलेंस और उसके कारण से, अच्छा फ्लो के कारण से। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्सवेल, उनका कहना था कि यदि कोई चार्ज बॉडी एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करने में तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, घटती है, डायरेक्शन चेंज करता है, तो उस चार्ज बॉडी के कारण सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा, उसके कारण दो इफेक्ट और क्रिएट होंगे, जिस इफेक्ट को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या कहना है, कहना यही है कि यदि कोई चार्ज बॉडी मूव कर रहा है, इस चार्ज बॉडी के कारण दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्या डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। अरे बस समय मतलब समझ लीजिए कि उनके अनुसार क्या कहना है कि अगर हम चार्ज हैं, समझ रहे हैं बात को, अगर हम चार्ज हैं तो जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो सिर्फ हमारे आगे बढ़ने से तो करंट फ्लो होगा, करंट जनरेट होगा, करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगा, लेकिन उसके साथ साथ दो दो इफेक्ट और होगा। क्या होगा, एक तरफ अगर मान ली हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस साइड ये मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स इस साइड फेस के अपने ओर बढ़ रहे हैं। तो जब बढ़ेंगे तो हमारे बढ़ने के कारण एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब मूविंग चार्ज के कारण दो दो इफेक्ट दिखता है हमें, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नेचर दिखता है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं हम लोग। तो इस क्लास 10 में हमें यही पढ़ना है, ये पढ़ना अभी पढ़ना है, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके बाद और पढ़ना है।
मतलब जब चार्ज फ्लो करता है तो उस फ्लो करने के कारण एक एनर्जी जनरेट होती है, जिस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेट करने के कारण उसके कारण दो दो इफेक्ट देखने को मिलता है। एक को बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए इसको मिटाया जाए। तो आप समझते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पूरे टॉपिक अब इस पे आ जाएगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अब समझते हैं। आपको पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसके कारण से होता है, फ्लो ऑफ चार्ज के कारण से होता है। चार्ज का फ्लो करना, मोशन में आना अंतर है। कैसे? इसमें भी चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वह समय तो इसमें भी चार्ज तो सर मोशन में है। तो मोशन में होने से नहीं होगा, किससे होने से, फ्लो करने से होगा। तो ये फ्लो कब करता है, ये समझिए क्या होता है इसमें। अगर आपको समझाया जाए तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है अरिवर्स में, और इस पार्टिकल में भी चार्ज है। चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल्स है अरिवर्स में, तो ये चार्ज पार्टिकल भी तो मोशन में है, लेकिन रैंडम मोशन में है, जहां तहां मोशन में है अरिवर्स में। तो जिसके कारण से उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब वो फ्लो नहीं किया। अगर पानी है और पानी, एक लोटा पानी लिया, गिलास पानी लिया, उसको रख दिए नीचे की छेड़ दिया, क्या फ्लो कर रहा है? फ्लो नहीं। फ्लो क्या तालाब का पानी फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा। फ्लो कहां कर रहा है? जब पार्टिकल्स किसी एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें अरिवर्स में, जब पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू, मूव करना शुरू कर दे, तो उसको लिए हम एक फ्लो टर्म यूज करते हैं। मतलब कहना यही है कि मान लीजिए सर कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे जहां तक घूम रहे, तो ये अभी फ्लो नहीं कर रहा है, ये जिगजैग पाथ पे है। और हार्मोनियम मोशन, ये क्या बोलते हैं, जिगजैग पाथ वाला, है ना, पाथ मोशन है, जहां तक रैंडम मोशन है, हार्मोनियम मोशन नहीं है। कौन सी मोशन है? जहां तक रैंडम मोशन में बोल रहे हैं इसको। तो अब हुआ क्या, जिनके कारण से इनका एवरेज जो वेलोसिटी है वो जीरो मान लेते हैं, जीरो होता है, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पा रहा इन लोग, सब आपस में गोलमेल खत्म हो गया। तब आगे बढ़ेगा कैसे? तो जब इनके पास में कुछ डिस्टर्बेंस लेके आए, डिस्टर्बेंस का मतलब जैसे ही इनके पास में कोई इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, समझे बात को, ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ जहां तक घूम रहे हैं, तो जैसे ही इनके पास में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन मतलब फोर्स अब लगेगा इस टाइप से, फोर्स का डायरेक्शन अलग लगेगा रिपल्सन वाला, तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में शुरू हो गया। तो यहां ये मोशन में था, यहां ये फ्लो करने लगा। आरी भाषा में मोशन और फ्लो में डिफरेंस क्या है? तो जब जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है तो उसके फ्लो करने से करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। आरी भाषा में इसमें भी इलेक्ट्रॉन से, इसमें मूवमेंट का, लेकिन इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है, इसलिए ये करंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब तो जिस मिनिमम वेलोसिटी के साथ में, पहले इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा जहां तक घूम रहे होंगे, लेकिन जब एक डायरेक्शन में चलने लगे तो कोई ना कोई एक वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो जिस मिनिमम वेलोसिटी के साथ इन लोग आगे बढ़ते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी बाय व्हिच चार्ज पार्टिकल ऑफ कोई मटेरियल मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और इसको हम फ्लो कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन। और जब ये फ्लो करना शुरू कर दिया तो अब करंट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। तो करंट का मतलब मोशन से नहीं मतलब है, करंट का मतलब मोशन में वो फ्लो होना चाहिए। रिवर्स में तो जब चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो मतलब एक डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए। तो जब चार्ज एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है तो उसके कारण एक एनर्जी जनरेट होता है, जिस एनर्जी को हम करंट स्टडी पढ़ रहे हैं। रिवर्स में चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया।
अब तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक टर्म समझते हैं करेंट। करेंट कहते हैं किसको? करेंट है क्या? तो करेंट एक टर्म है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को डिफाइन करता है। मतलब इट इज, या फिर लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम is known as what? करेंट। मतलब करेंट को लिख सकते हैं करेंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। समझ रहे हैं सभी चीजों को? इनको करेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को क्यू से, तो क्यू बाई टी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब इसकी एसआई यूनिट की बात करें अगर, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? क्यू का एसआई यूनिट बटा टाइम का एसआई यूनिट। तो आई का जो एसआई यूनिट होगा, क्यू का एसआई यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं, जिसको हम ए बोलते हैं। मतलब आई का जो एसआई यूनिट हो गया वो एम्पियर ए। अब पूरी चीज को समझते हैं, ये लिखने का मतलब क्या है सर, क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम कह रहे हैं चार्ज जिस रफ्तार से फ्लो कर रहे हैं उस रफ्तार को हम किस टर्म से जानते हैं? करंट के नाम से। इससे पहले भी पढ़ रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ, देखिए रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चलते हैं, एक सेकंड में जितना आप डिस्टेंस चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। एक सेकंड में जितना वेलोसिटी, एक सेकंड में आप जितना डिस्प्लेसमेंट चलते हैं उसको वेलोसिटी बोलते हैं। एक सेकंड में जितना वेलोसिटी को गेन करते हैं उसका एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक सेकंड में जितना मोमेंटम गेन करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी टर्म को हम करेंट कहते हैं। जैसे वहां एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चले उसको आप स्पीड बोले, तो स्पीड इज कॉल्ड रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, रेट बाय विच इट कवर डिस्टेंस। रिवर्स में तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। उसी प्रकार से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम करंट बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई वायर है, इस वायर में हम ए पॉइंट मान लिए और इस एक पॉइंट ए पॉइंट पे एक सेकंड में अगर 5 कूलम चार्ज फ्लो कर गया, 5 कूलम चार्ज, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 5 कूलम पर सेकंड कह रहा है। तो वैसे 5 कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पियर बोलेंगे। 5 कूलम पर सेकंड को 5 एम्पियर बोलेंगे। आ रही बात समझ में? या फिर अगर कहीं 10 एम्पियर लिखा हुआ, 10 एम्पियर का मतलब क्या समझना? उस 10 एम्पियर कहने का मतलब है कि उससे एक सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर बैटरी हमारा है, बैटरी घर में है, उस पर लिखा हुआ 200 एम्पियर का बैटरी, इसका मतलब उस बैटरी की क्षमता इतनी है कि वो एक सेकंड में 200 कूलम चार्ज को फ्लो करवा सकता है। अरे बस में जैसे अगर किसी का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब हम एक सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल करेंगे। ठीक उसी प्रकार से किसी में अगर एम्पियर 5 एम्पियर, इसका मतलब एक सेकंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। आगे बस समझ में? तो आई बराबर क्यू बाई टी, मतलब एक सेकंड में, या फिर ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, फ्लोज इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इट्स करंट, इट्स इक्वल टू इट्स करंट। अरे बस एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो करता है वो ही उसकी करंट के बराबर होता है। अगर एक सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो किया तो उसकी करंट की वैल्यू 10 एम्पियर हो गई। अगर एक सेकंड में 25 कूलम फ्लो किया तो उसका करंट की वैल्यू 25 एम्पियर हो गई। अरे बस हमें तो चलिए अब इस पे और समझते हैं। क्वेश्चन एक बना लेते हैं, जैसा क्वेश्चन। और इसकी अगर बात करें तो इसका एस यूनिट, तो आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी। जैसे में डिस्टेंस याद है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो जिस रफ्तार से आप चलते हैं उसी रफ्तार को स्पीड कहते हैं। उसी प्रकार से क्यू का रफ्तार ही दिखा रहा है कि एक सेकंड में 5 कूलम फ्लो हो गया सर, इसलिए आई बराबर क्यू बाई टी। तब ध्यान दीजिएगा करंट जो है वो स्पीड के इक्विवेलेंट मानिएगा। करंट जो किसकी इक्विवेलेंट है? करंट की इक्विवेलेंट है। और जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्विवेलेंट है? वो चार्ज की, क्योंकि यहां डिस्टेंस चलते थे, वहां चलता कौन है? चार्ज चलता है। अरे बस समय में अब आगे समझते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है कि कोई एक वायर में पॉइंट ए से इन 5 सेकेंड 100 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग। क्या कर रहे हैं?
flowing. तो फाइंड अमाउंट ऑफ करंट, फाइंड अमाउंट ऑफ करंट। तो करंट का मतलब सर 5 सेकंड में 100, 1 सेकंड, जैसे 5 किलो का दाम है 100 रुपया, तो 1 किलो का दाम 20 रुपया, तो एक के रेस्पेक्ट में जितनी वैल्यू हो रही है उसी को हम क्या कर रहे हैं, करंट कर रहे हैं। तो इसे फॉर्मूला अब बनाने के लिए लिखिए, जब भी क्वेश्चन बनाए फिजिक्स का, जो भी डाटा दे रखा है उस डाटा को लिख दिया कीजिए। जैसे हमें चार्ज दे रखा है, चार्ज को लिखेंगे 100 कूलम, यही बात समझ में। टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, मतलब ये क्यू लिखिए, सॉरी क्यू। अब आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू टी, आई बराबर क्यू कितना 100/5, मतलब 20 एम्पियर कूलम पर सेकेंड। आ रही बात समझ में। अब अगर इसे, अगर आपको क्या निकालना होता, इससे अगर आप चार्ज निकालते, जैसे डिस्टेंस निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहां भी निकलेंगे क्या। तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो ये भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू बराबर क्या होगा आई इंटू टी। मतलब याद आपको बताया आपको कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड को करंट सबको रिप्रेजेंट करना, उसको समझना है, उसको इक्विवेलेंट समझना है। तो अगर समझिएगा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तो मार्कर चल रहा है, अगर क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से रहा कि फाइंड नंबर ऑफ चार्ज फ्लोज इन 5 सेकेंड इफ 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब बताइए कि कितना चार्ज फ्लो करेगा यदि करंट की वैल्यू 10 एम्पियर। तो मैं इसे बता दूंगा सर 10 एम्पियर का मतलब 1 सेकंड में 10 कूलम, तो 5 सेकंड में 50 कूलम। अब ऐसे ही सॉल्व करो उस पे, तो आई बराबर हो जाएगा या क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। सब कुछ लिख दिया करो कि आई कितनी है, आई है 10 है, और टाइम कितना 5 सेकेंड, तो क्यू निकालना था, तो 10 गुने 5 ऐसे भी 50 कूलम आ गया। तो हम अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट किसको कहते हैं, करंट कहते हैं सर 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम करंट कहते हैं सर। अरे बस अगर करंट की वैल्यू 5 है, इसका मतलब समझना है कि 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो होगा। आई बस समझनी। अब जो करंट के फॉर्मूला निकल के आई है वो ये आई बराबर क्यू बाई टी, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर आई इंटू टी आ गया। जैसे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। आपको इक्विवेलेंट कैसे उसको मानने के लिए कहें, करंट को इक्विवेलेंट मानिएगा स्पीड से, क्योंकि स्पीड किसकी रफ्तार दिखाती है, डिस्टेंस का। यहाँ करंट किसकी रफ्तार दिखा रही है, चार्ज की दिखा रही है। आगे वर्ष में चलिए, तो अब समझते हैं कि सर चार्ज बार बार बोला जा रहा है, चार्ज एक्चुअली में एक तो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है किसके पास, तो चार्ज की प्रॉपर्टी तो किसी के पास हो सकती है। तो मटेरियल में या फिर किसी वायर की अगर बात करें, तो वायर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं हम उसको। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज को कैरी कर रहा है। तो यदि यही समझ, इफ इन मटेरियल और वायर चार्ज कैरियर्स आर, मटेरियल मतलब कंडक्टर, कोई इसमें बात कर लें, कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस में से पढ़ लेंगे हम लोग। इन मटेरियल चार्ज कंडक्टर आर मटेरियल, चार्ज कैरियर्स आर, चार्ज कैरियर्स आर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल के पास चार्ज है। हर वर्ष में मतलब ये वायर है, और इस वायर में इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। तो जैसे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, तो चार्ज फ्लो किया, और चार्ज फ्लो किया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। हर वर्ष में, और इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन सर एक इलेक्ट्रॉन पास होगा तो कितना चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास आपको पता है चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। इसका मतलब क्या कहना हमारा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल, वो चार्ज नहीं है, चार्ज जो है पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के पास होती है वो निगेटिव नेचर का होता है, इसलिए माइनस दिखा दिए। आई बात समझ? तो E जो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। आ रही बात समझ? तो सर मान लीजिए कि किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन चार्ज करियर सर, तो हम टोटल चार्ज निकालेंगे कैसे? क्योंकि उसी चार्ज के कारण करंट फ्लो होता है। तो अगर कोई मटेरियल मान लिए, मटेरियल या कोई बॉडी लिए, और इस बॉडी के पास हमको चार्ज निकालना, किसके इतना पास चार्ज होगा सर? क्योंकि चार्ज कौन रखता है? इलेक्ट्रॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझिएगा, इसके अनुसार जो चार्ज जो होगा किसी बॉडी में, चार्ज ऑफ एनी मटेरियल और बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई चार्ज। ये समझिए क्या कहना है उसका। कहना है मतलब चार्ज जो किसी बॉडी पे, इस पे बॉडी पे कितना चार्ज है उसमें समझिए ध्यान से। अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज को ई बोलते हैं, जिस ई का वैल्यू इतना है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब ई चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो ई चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन मतलब तीन ई चार्ज। अगर इस बॉडी के पास एन इलेक्ट्रॉन है तो एन ई चार्ज। इसी प्रकार से Q बराबर एन इंटू ई, जहां एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ई क्या है? ये हो गया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आ रही बात समझ में? तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो चार्ज के कारण आती है, ये बात समझ रहे हैं। और चार्ज होता है किसके पास है? ये चार्ज जो होता है उस किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैसे निकालेंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई बोले, जिसको हम ये वैल्यू दिखा रखे, और उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ई चार्ज हो गया। ये समझ में आ रहा है बात को? मतलब हमारा ये कहना है कि किसी बॉडी में जो चार्ज निकालना है उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। उसी को लिखा गया चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई चार्ज। मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज निकालना है तो जितना इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल करके एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना, चार्ज निकल जाएगा। समझ में आता है? और इसको बोला जाता है कि ये पैकेट ऑफ चार्ज को बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि मान लीजिए कि अगर एक डेयरी मिल्क टॉफी का वजन 5 ग्राम है तो सब नीचे नहीं आता है, और हम दुकानदार को बोले कि नहीं हमको 7.5 ग्राम का डेयरी मिल्क दीजिए, दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो कब दे पाता? जब डेयरी मिल्क को तोड़ के वो बेचता। हरे वर्ष में मतलब वही हम कह रहे हैं कि किसी बॉडी के पास 2.5 ई, 3.5 ई, 3.5 ई, 1.5 ई, इस तरह का हमें चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। 1.5 ई का मतलब 1.5 ई का मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.5 है, इलेक्ट्रॉन को क्या आप तोड़ रखे हैं क्या? नहीं संभव है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं तोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को लिखा जाए 1 2 3 4, इसलिए इंटीग्रल का नाम लिए। मतलब जब भी चार्ज मिलेगा तो ई के मल्टीपल ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये नहीं कि 1.5 2.5। क्यों? क्योंकि उससे तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। चलिए समझ में आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, ये समझ लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या पढ़ा है आपको? चार्ज होती है। कितना चार्ज होते हैं? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो आई जो है, आई बराबर होता है Q/T। लेकिन जो चार्ज लेके जो जा रहा है वो कौन चार्ज लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चार्ज निकालेंगे? तो Q बराबर होता है Ne/T। आ रही बात समझ में? एक और फॉर्मूला समझ लीजिएगा कि Q बराबर T, Q/T, और Q की जगह हमें Ne रखा है। कब? जब चार्ज जो कैरियर्स वो कौन लेके जा रहा है चार्ज को? इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज गुने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना कर चार्ज निकल गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से मतलब नहीं है हमको, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो फ्लो रहा है उससे मतलब है। ध्यान दीजिए, सुनिएगा आर्य वर्षन में। अब जैसे अब समझते हैं, तो एक बात ध्यान दिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आपको बता रहे हैं वो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बताइए ये वैल्यू 1 से ज्यादा या छोटा है? 1 से, बताइए। तो देखा जाए कि ये जो सर जो वैल्यू है वो 1 से बहुत छोटा है। मतलब
एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज भी नहीं है। जैसे तो क्या किया जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि अगर हमें 1 केजी चीनी लेना है और हर दुकानदार के पास 100-100 ग्राम चीनी है, उससे ज्यादा है ही नहीं किसी के पास, तो हम क्या करेंगे, हमको 1 किलो चीनी बनाने के लिए 10 दुकानदार से 100-100 ग्राम लाना पड़ेगा। मतलब 10 दुकानदार का एक साथ लाना पड़ेगा कि हम 10 दुकानदार के एक साथ रखे और फिर इसके पास हो गया कितना रुपया, कितना केजी, 1 केजी हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज भी नहीं है, तो और इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद हमको 1 कूलम चार्ज मिलेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स को रखें एक साथ तो उनकी चार्ज कितनी हो जाए, 1 कूलम हो जाए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर Q बराबर कितना होता है, Ne, और हमें चाहिए, है ना, तो निकाल क्या रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज लाने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन पे चाहिए, तो चार्ज आपको इतना चाहिए, ये आपको मालूम नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इनके पास -19 कूलम होता है, ये गुना में जाके भागा में आएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होता है। तो n, चलिए सॉल्व कीजिए, तो ये सॉल्व करेंगे तो 1.6 रहने दीजिए, इसको ऊपर चल जाएगा, डेसिमल हटेगा तो, और 10 की पावर 19 चला गया, इन्वर्स हो गया। अब अभी भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, इसमें से एक जीरो और बाहर निकालेंगे, तो वो 100 कर दो इसको और 10 की पावर 18 कर दो और बेटा 16 कर दो, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। काटेंगे इसको, 16 से 96 मतलब 16 छक 96, 96, फिर बचेगा 8 बचे 4 बचेगा 6.25 आ रहा है ये सॉल्व करके, है ना। इसको ऊपर लिखे थोड़ा और आपको हम यहां लिख दे रहे हैं, n बराबर 6.25 गुने 10 की पावर 18। सर ये क्या है सर, तो कहेंगे ये उस इलेक्ट्रॉन की संख्या है जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास टोटल 1 कूलम का चार्ज है। ये क्या है सर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या है जिनके पास 1 कूलम चार्ज है। अब इसका मतलब कि जब हमें 1 कूलम चार्ज चाहिए तो 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। आ रही बात समझ में। तो कुछ कुछ डाटा आपको याद रखिएगा, ये जो क्या है, जो लिख रखे हैं उसको क्या याद करना है आपको, ध्यान दीजिएगा कि जब भी 1/1.6 में 10 की पावर -19 की बात हो तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 6.25 गुने 10 की पावर 18। ये एक वैल्यू याद रखना है आपको। दूसरा वैल्यू क्या रखना है, 1.6 गुने 10 की पावर -19 गुने 6.25 जो होगा 10 की पावर 18 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ये वैल्यू याद रखना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। और ऐसे समझिए कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास 1 कूलम चार्ज है, तो Q बराबर n से किए, n इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ये तो 1 आ गया। अब समझिए क्या होगा, तो चार्ज को फ्लो करवाते हैं, अब करंट इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, वो समझते हैं। तो I बराबर NE/T। समझिए कि कोई वायर में इन अ वायर इफ 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग पर सेकेंड, आ रही बात समझ में। मतलब किसी भी वायर में इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पार हो रहा है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट। तो हम तो पहले ही बताया आपको कि सर करंट जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, है ना, वो चार्ज कहीं से आ जाए, कोई लेके आ जाए। तो भैया इतना इलेक्ट्रॉन तो Q बराबर निकालना पड़ेगा, तो पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज बराबर, या तो आप डायरेक्ट लिख दिया फिर चार्ज निकालिए, तो Q बराबर होगा n इंटू ई, और n इंटू ई मतलब n 6.25 गुने 10 की पावर 18 और गुने 10 की गुने एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुने 10 की पावर -19, मतलब कितना कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, इन इलेक्ट्रॉन के पास है कितना चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज है, देख लीजिए आप। मतलब I बराबर 1/1 टाइम 1 सेकेंड, मतलब I बराबर 1 एम्पियर। इसका मतलब समझिए कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से चार्ज करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। डायरेक्ट अगर करंट इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता तो इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो इतना करंट आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि सर हमको करंट से थोड़ी मतलब है, हमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी मतलब है, हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मतलब है। और इतना इलेक्ट्रॉन चाहे 1 लाख रहे चाहे 2 लाख रहे और उसकी वैल्यू है ही नहीं, तो उसे क्या करेंगे,
मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं, तो अब इतना इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन के पास एक ही कूलम चार्ज ही था, तो हमको चार्ज से ना मतलब है, तो चार्ज अपॉन टाइम कर दिए। इसका मतलब हम समझेंगे ये कि जब 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, तो वो एक चार्ज लेकर फ्लो करता है, एक चार्ज लेकर के, और उसके कारण से करंट कितना हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। आई बात समझ में? अब और समझ सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए इफ, समझिए अब निकाल लिया जाए, चार्ज निकाला जाए नहीं, बताइए इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या समझा जाए कि यदि इफ या फिर एन बराबर या फिर 100 इलेक्ट्रॉन, या फिर 100 करो, हाँ ये 100 इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग पर सेकेंड, तो फाइंड आई, तो क्या करोगे, आई बराबर सर, आई बराबर सर क्यू बाई टी होता है, और फिर चार्ज निकालने के बारे तो क्यू बराबर एन ए बाई टी करते, तो अब चार्ज पहले ही निकाल लो, तो चार्ज को निकालने का तरीका है क्यू बराबर एन ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रखा था तो 100 और एक के पास 1.6 10 की पावर 19, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये दो जुटेगा ना, तो जुटेगा तो +2 करेंगे यहाँ पे, 17 आ जाएगा, इतना कूलम हो गया। तो आई बराबर 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 17 बाई टाइम 1, मतलब इतना एम्पियर करंट फ्लो करेगा। आ रही बात समझ में? अगर रहता कि बताइए कि यदि क्वेश्चन ये रहता उल्टा कि नहीं, हमें आप इलेक्ट्रॉन बताइए, अगर किसी वायर में 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इफ 100 एम्पियर इज 100 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन वायर, then find number of electron flows in 5 सेकेंड। ये तो आसान अगर कर लेते हैं, अगर नहीं आसान हो जाता कि सर 100 एम्पियर का मतलब 1 सेकंड में 100 कूलम चार्ज, तो 5 सेकंड में 500 कूलम चार्ज, तो 500 कूलम नहीं निकालना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इसकी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो वही करेंगे सर कि भैया एम्पियर करंट दे रखा है सर 100 एम्पियर, इसको इसे सॉल्व कर ले, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई दे रखा है 100 एम्पियर, लिख जाना है सभी को, ये चीज ध्यान देंगे, सब कुछ लिख दिया जाता है। और आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, आपसे चार्ज पूछा, तो पहली बात तो सर आप क्यू निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रही थी, इलेक्ट्रॉन संख्या ए लोग बोलते हैं, तो पहले चार्ज निकाल लेते हैं सर, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, जैसे क्यू कैसे बोले थे आपको, डिस्टेंस स्पीड टाइम, तो 100 गुने 5, ये 500 क्या फ्लो कर गया, चार्ज फ्लो कर गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, तो Q बराबर एन इंटू ई, आई बस में, तो Q बट्टा ई करेंगे तो n निकलेगा, आ रहा है में, तो कितना 500 और एक का 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 बराबर n, इसको क्या करेगा, सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व किसे करेंगे, गुना भाग मत करिएगा, आपको हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19, और इसको तो बताएं आपको कि इसके इनवर्स को क्या लिखते हैं, 500 गुने 6.25 गुने 10 की पावर 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से ऊपर बढ़ा देंगे, तो 6.25 गुने 5 गुना कर लेंगे, इसको कितना हो जाएगा बताइए, जब 6.25 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 31.25, है ना, और ये चला जाएगा 200 ऊपर जुट जाएगा, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 20 n, और फिर इसको इधर भेजते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए, तो 3.1 गुने 10 की पावर 21 हो जाएगा। आ रही बात समझ में?
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम करंट को पूरा डिस्कस किए हैं, अगले बार हम पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पढ़ा के एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोग पढ़ा एक आज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, जो कि एक एनर्जी है, जो किसी कारण एनर्जी, चार्ज के कारण। चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्यू या स्मॉल क्यू का दोनों से दिखाते हैं। एक डिवाइस का नाम बताए थे इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे हम चार्ज को पता करते हैं, है ना। फिर एक और फील्ड बताएं, जिस फील्ड का नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम जब चार्ज बॉडी को ले जाएंगे तो उस चार्ज बॉडी पे एक फोर्स फील होगा। हर वर्ष में चार्ज तीन तरह का पढ़ा है आपको, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज। लाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, अनलाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन, अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अनलाइक चार्ज प्लस और जीरो भी है तो अट्रैक्शन होगा ना? हाँ होगा। क्यों? इंडक्शन के तरीका से पोलराइज हो जाता, चार्ज पोलर बन जाता है, बॉडी पोलराइज हो जाता है। फिर चार्ज को दो तरीके से बांटे आपको, एक रेस्ट चार्ज, एक मूविंग चार्ज। तो रेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, मूविंग चार्ज को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो रेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ उसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो मोशन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ उसको हम क्या बोले? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके कारण दो इफेक्ट देखने को मिलता है, तो करंट तो होता ही है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जिधर चार्ज अगर फ्लो करता है तो उसके दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आज वर्ष में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पहले करंट समझे, करंट है क्या? तो करंट बताएं, जैसे स्पीड होता है वैसे करंट होता है। स्पीड डिस्टेंस की रेट बताता है, यहाँ चार्ज की रेट बताता है। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम करंट कहते हैं। मतलब एक सेकंड में अगर 10 कूलम चार्ज फ्लो किया मतलब करंट की वैल्यू 10 एम्पियर बोला जाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स में जो बॉडी को हम इस मार्कर में या फिर कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स है कौन? चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? 1.6 × 10 के पावर -19। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम -1.6 × 10 के पावर 19 लिखेंगे। अब आज देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन चार्ज है कि पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है। अरे बात समझे। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास एक कूलम चार्ज भी नहीं है, तो और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिनके पास हमको एक कूलम चार्ज मिले। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल रहा है तो उनके साथ टोटल जोड़ेंगे तो चार्ज एक कूलम मिलेगा। और इसी को हम बोलते हैं, किसके मदद से निकालें? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मदद से निकाले। क्यू बराबर ए ने बताया आपको, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो एन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ई के इंटीग्रल मल्टीपल। एक जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से 4 के गुना कर दीजिए। आगे बात समझ में इतनी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।